तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का तीसरा पेपर, कौन सा पेपर, तीसरा पेपर स्कूल मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तीसरा पेपर स्कूल मैनेजमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ से हैं तो आप अपना सिलेबस देख लें, यदि टॉपिक मैच करता है तो आप इस वीडियो लेक्चर से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बीएड फोर्थ सेमेस्टर का तीसरा पेपर जो है स्कूल मैनेजमेंट का MGKVP में, उसके अनुसार ये क्लासेस अपलोड हो रही हैं। तो अगर इन क्लासेस की PDF आपको चाहिए एग्ज़ाम के तैयारी के लिए, खुद का नोट्स बनाने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो आपको एक बैच में इन्वॉल्व होना है। और वो बैच में इन्वॉल्व होने का क्या प्रोसीजर मैं बता दे रहा हूँ। आपको मिनिमम फ़ीस पेमेंट करना होगा 200 रुपये। 200 रुपये आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा और फ़ीस पेमेंट करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। मैं आपको नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, आप नंबर नोट कर लीजिएगा। जैसे ही आप 200 रुपये पेमेंट करते हैं इस नंबर पे, आपको 2 पेपर का जो PDF है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। एक पेपर है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन और परामर्श। और जो तीसरा पेपर है स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन। इन दोनों का नोट्स आपको 200 रुपये में प्रोवाइड कराया जाएगा। ये फीस एकदम मिनिमम है, कोई भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, क्योंकि जब आप मार्केट में श्योर सीरीज खरीदने जाते हैं तो आपको वहाँ भी एक श्योर सीरीज 100 रुपये की पड़ती है और उसमें आपको जेन्युइन आंसर नहीं मिलता है किसी भी क्वेश्चन का। उसमें मतलब एक कह लीजिए कुछ भी लिखा होता है और आप उसको पढ़ के एग्ज़ाम दे देते हैं। असली आपको जो ओरिजिनल कंटेंट होता है वो नहीं मिल पाता है, ना तो आप किसी टॉपिक के बारे में सही से पढ़ पाते हैं। तो अगर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ने चाहते हैं और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो जो नंबर मैंने यहाँ पर आपको दिया है, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 200 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में बीएड फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी छात्राध्यापक होंगे, फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी छात्राध्यापक होंगे उनको जोड़ा जाएगा। और जैसे जैसे यूट्यूब पर क्लासेस अपलोड होंगी वैसे वैसे PDF आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जैसे ही यूनिट 1 का A पार्ट कंप्लीट होगा उसकी टोटल PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। यूनिट 1 का B कंप्लीट होगा तो उसकी PDF दे दी जाएगी। और जब सारा यूनिट हमारा समाप्त हो जाएगा तो सारे PDF आपको मर्ज करके लास्ट में दे दिए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे PDF आपको चाहिए तो आप बैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं और 200 रुपये का पेमेंट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क हमसे कर लीजिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती आप पे नहीं है। यदि आप वीडियो लेक्चर को देखकर खुद से नोट्स बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री में है, इसका कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। हाँ, कुछ बच्चे को PDF चाहिए होता है, उनको लगता है कि PDF से हम ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए है। ये जो मेरा समय, श्रम और जो रिसोर्सेस इकट्ठा करने में जो मेरा इन्वेस्ट होता है उसके लिए मैं मिनिमम प्राइस आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि आप मार्केट में भी जाते हैं तो श्योर सीरीज खरीदने में आपको 100 रुपये लग जाते हैं। तो इसलिए 2 पेपर मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। 2 पेपर के जो 4 यूनिट हैं उसके टोटल PDF आपको दूंगा, तो 200 रुपये मैंने आपसे मांगा है। ठीक, तो चलिए, यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर बीएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित आपको जो 2 पेपर है उसकी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी।
1-2 दिन करके अंतराल में प्रतिदिन ही देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर आप हमसे अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो आज ये स्कूल मैनेजमेंट का हम लोग यूनिट 1 का ए पढ़ेंगे, और यूनिट 1 के ए में हमारा क्या है, बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन। बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं बुनियादी प्रबंधन कार्य। तो बुनियादी प्रबंधन कार्य क्या होते हैं, इसमें हम प्लानिंग को पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ेंगे, लीडिंग को पढ़ेंगे, मोटिवेटिंग को पढ़ेंगे और कंट्रोलिंग को पढ़ेंगे। बुनियादी प्रबंधन कार्य में जो प्रबंधन के बुनियादी कार्य होते हैं, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट जब किया जाता है तो उसके कुछ फंक्शन होते हैं कि हम किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी संस्था है या कोई संगठन है, उसका मैनेजमेंट हम योजना बनाते हैं, फिर संगठित करते हैं, फिर नेतृत्व करते हैं, फिर प्रेरित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। इन 5 स्टेपों के द्वारा हम किसी भी संगठन या संस्था का या किसी कंपनी का मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो ये चीज़ फर्स्ट मुझे हम लोगों को दिमाग में रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देयर इम्प्लीकेशंस फॉर इफ़ेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट। प्रभावी स्कूल प्रबंधन के लिए ये जो बेसिक मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर हमें स्कूल का मैनेजमेंट करना है तो एक एक करके पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद बेसिक मैनेजमेंट जो फंक्शंस हैं 5 उसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्प्लीकेशंस को देख लेंगे कि क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं आपके। ठीक, तो देखिए मैनेजमेंट प्रबंधन से हम क्या समझते हैं। मैनेजमेंट कौन करता है, जैसे कोई कंपनी है या कोई संस्था है तो उसमें मैनेजर होता है, और मैनेजर ही क्या करता है, सारा चीज़ मैनेज करता है। तो मैनेज करने का कार्य कौन करता है, मैनेजर करता है। और मैनेजर जो मैनेज करने का काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। उदाहरण एकदम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी संस्था है, कोई भी कंपनी है, कोई भी संगठन है, उसमें आप देखेंगे कि मैनेजर होता है। और मैनेजर क्या करता है, ऑल ओवर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी कार्य हैं, उसको मैनेज करने का कार्य करता है। तो जो ऑल ओवर लेवल पे ऑल ओवर जो एक्टिविटीज़ हैं, कार्य हैं, जितने भी टास्क हैं, उसको मैनेज करने का जो कार्य है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। तो पहले तो ये चीज़ समझनी है। मैनेजमेंट आपका क्या है, एक प्रकार का प्रक्रिया है, एक प्रकार का प्रोसेस है। और कैसा प्रोसेस है, जिसमें कि हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लीडिंग करते हैं, मोटिवेटिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। इसका निमोनिक है आपका POLMC। POLMC से आप समझ सकते हैं कि बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस में क्या क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद मैनेजमेंट का एक छोटा सा परिभाषा है जो आपको एग्जाम में लिखना होगा, तो आप इसे देख लीजिए। कम समय व कम धन में उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी या बेहतर आउटपुट के लिए किया गया कार्य प्रबंधन कहलाता है। भाई हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, हमें कोई भी काम करना है तो हम सीधे कर दें, जो दिमाग में आ रहा है, जैसा भी मुझे आ रहा है कर देंगे। कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं उसके लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर रहे हैं, ना तो लीडिंग कर रहे हैं, ना मोटिवेटिंग कर रहे हैं, ना कंट्रोलिंग कर रहे हैं, बस जैसे मन में आ रहा है कर दे रहे हैं। तो जब भी हम किसी कार्य को जैसे मन में आ रहा है उसी तरीके से कर दे रहे हैं, उसके लिए कोई स्पेशल हम प्लान नहीं बना रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहे हैं, और ना तो लीडिंग कर रहे हैं, ना मोटिवेटिंग कर रहे हैं, ना कंट्रोलिंग कर रहे हैं, यानी काम क्या है, अच्छा नहीं हो पाएगा। काम का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो बेहतर नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि कोई भी टास्क है या कोई भी गोल है उसको हम कम समय में अचीव कर लें, कम धन में अचीव कर लें, या फिर जो हम अचीवमेंट चाहते हैं वो बेहतर अचीवमेंट उसमें हम हासिल करें, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट है, वो ज़्यादा मात्रा में हो। तो इसके लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। इसके बाद देखिए मैनेजमेंट से कुछ कीवर्ड जुड़े हुए हैं जिससे आप मैनेजमेंट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और इसको रिलेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट देखिए इसलिए किया जाता है कि कोई भी संस्था है या संगठन है, उसके जो गोल हैं उस गोल को जब हम प्राप्त करें तो उसमें इफेक्टिवनेस हो, यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें प्रभावशीलता दिखनी चाहिए। वो कार्य ऐसा होना चाहिए कि उस कार्य का प्रभाव
लोगों पे पड़े, समाज पे पड़े, राष्ट्र पे पड़े, वो कार्य मतलब बेहतर हो और वो कार्य एक ब्रांड बन जाए। इफिशिएंट हो, मैनेजमेंट हम इसलिए करते हैं कि जो भी हम टास्क पूरा करने जा रहे हैं या उसको पूरा करने के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो पर्याप्त हो, यानी आधा अधूरा हम काम ना करें। जब भी हम मैनेजमेंट करके कोई काम करते हैं, प्लानिंग करके कोई काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, तो क्या होता है, वो पर्याप्त होता है और उसका जो आउटपुट भी होता है वो भी पर्याप्त होता है। तो मैनेजमेंट से इफेक्टिवनेस जुड़ता है, इफिशिएंट जुड़ता है। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हमें कोई भी वर्क को पूरा करना है, एकम्प्लिश करना है, यानी कंप्लीट करना है, तो हमें प्लानिंग करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, लीडिंग करना होता है, मोटिवेटिंग करना होता है, कंट्रोलिंग करना होता है। मोस्ट आउटपुट, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो बेहतर मिले, तो हमें भाई प्लानिंग करने की ज़रूरत होगी, हमें ऑर्गेनाइजिंग करने की ज़रूरत होगी, हमें लीडिंग करने की ज़रूरत होगी, हमें मोटिवेटिंग करने की ज़रूरत होगी, हमें कंट्रोलिंग करने की भी ज़रूरत होगी। जैसे कि आप एक टीचर हो और आप चाहते हो कि मैं जब क्लास में कल पढ़ाने जा रहा हूँ तो मेरा क्लास एकदम इफ़ेक्टिव हो, मेरा क्लास बच्चों के लिए एफिशिएंट हो और जो उसका आउटपुट है बहुत अच्छा मिले, यानी कि जब मैं बच्चों को पढ़ा दूँ तो बच्चों को सब आ जाए वो सारी चीज़। तो उसके लिए आप क्या करते हो, पहले लेसन प्लान बनाते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज्ड करते हो, फिर उसके बाद आप लीडिंग करते हो क्लास में जाके, और फिर मोटिवेट बच्चों को करते हो, और फिर कंट्रोलिंग करते हो। ये सारी चीज़ें करते हो ना एक टीचिंग के दौरान आप। तो वही बोला जा रहा है कि अगर हम किसी भी कार्य में आउटपुट मोस्ट चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, तो हमें मैनेजमेंट करना होता है। इसके बाद है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कोई भी संस्था है, संगठन है, आपका कोई व्यक्तिगत लक्ष्य है, यदि उस लक्ष्य की प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट की आवश्यकता आपको पड़ती है। यदि आप अच्छे से अपने कार्य को मैनेज नहीं करते हैं तो आप अपने गोल की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर मेथड अप्लाई हो। देखिए, मैनेजमेंट का ये भी तात्पर्य होता है कि जब भी कोई कार्य मैनेजमेंट के थ्रू होता है और उसमें मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट होता है, तो क्या होता है कि जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं वो प्रॉपर मेथड से कर रहे होते हैं, साइंटिफिक वे में कर रहे होते हैं, सिस्टमेटिक वे में कर रहे होते हैं, क्योंकि हम पहले से प्लानिंग कर लिए होते हैं, ऑर्गेनाइज कर लिए होते हैं, फिर लीडिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। तो सारे स्टेप्स हमारे जब फॉलो होते हैं तो कार्य को हम प्रॉपर मेथड से करते हैं, जिससे कि हमारा आउटपुट बेहतर आता है। तो जो मैनेजमेंट है उससे कुछ कीवर्ड जुड़े हुए हैं, जिससे कि आप मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैनेजमेंट के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। और वो कीवर्ड हैं आपका, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस के लिए किया जाता है, इफ़िशिएंसी के लिए किया जाता है, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है, मोस्ट आउटपुट के लिए किया जाता है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए किया जाता है, प्रॉपर मेथड अप्लाई हो इसलिए मैनेजमेंट को किया जाता है, प्रबंधन को किया जाता है। देखिए, अब इसके बाद जो मैनेजमेंट का केंद्र होता है, किसी भी चीज़ का हम प्रबंधन कर रहे हैं तो उसका जो केंद्र होता है वो उद्देश्य या लक्ष्य होता है। किसी भी चीज़ का हम प्रबंधन क्यों करते हैं, ताकि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उसको प्राप्त कर सके, जो हमने गोल्स डिटरमेंस किए हैं उसको हम प्राप्त कर सकें, जो गोल्स हमने फिक्स किए हुए हैं उसको हम अचीव कर सकें। तो इसलिए हम मैनेजमेंट करते हैं। और मैनेजमेंट किसका होता है, किसी भी संस्था का जो उद्देश्य है, संगठन का उद्देश्य है, कंपनी का उद्देश्य है, उद्योग का उद्देश्य है, लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। या फिर कोई व्यक्तिगत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी हम मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि अभी अगर आपको नौकरी पाना है, आप टीचर बनना चाहते हैं 6 से 8 में, 1 से 5 में, तो फिर आप अपना पढ़ने का जो कार्य है उसको आप मैनेजमेंट ज़रूर करते होंगे, आप प्लानिंग करते होंगे कि कब से कब तक पढ़ेंगे, किस सोर्सेज से पढ़ेंगे, उसके नोट्स कैसे बनाएंगे, उसको रिवाइज कब करेंगे, उसके PYQ कब पढ़ेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा मतलब क्रम में करते हैं कि इसको यहाँ से पढ़ेंगे, ये यहाँ से इकट्ठा होगा और इसको इस तरीके से रिवीजन करेंगे। फिर लीडिंग करते हैं, यानी कि आप उस काम को करने चले जाते हैं। फिर मोटिवेशन की भी आपको बीच बीच में ज़रूरत पड़ती होगी, तो खुद को मोटिवेट करके अपने काम को कंटिन्यू रखते होंगे, पढ़ाई का जो वर्क है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। जैसे आपसे बीच में कुछ गलतियां हो रही हैं या कुछ आपको दिक्कत आ रही है, कुछ असमंजस आ रही है पढ़ने में, तो उसको आप कंट्रोल करते हैं और देन आपकी नौकरी लग जाती है।
तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत उद्देश्य हो या कोई संस्था, संगठन, कंपनी, उद्योग का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से समझ आ रही होगी। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमें किसी विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाना है, कि हम चाहते हैं कि भाई कोई स्कूल है वो आइडियल स्कूल बन जाए, उसको देख के और भी जो बाकी के स्कूल हैं वो उसके जैसा बनना चाहें। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा स्कूल है वो आइडियल स्कूल बन जाए तो हमें बेहतर मैनेजमेंट करना होगा, अच्छे टीचर्स रखने होंगे, क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड वे में चलानी होगी, जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम है, जो परीक्षा प्रणाली है उसको बेहतर करना होगा, रिफॉर्म करना होगा, जो हमारा ऑफिस, जो हमारे विद्यालय के ऑफिस स्टाफ हैं उनको सिस्टमेटिक वे में काम करना सिखाना होगा, उनका जो कम्युनिकेशनल सिस्टम है, जो उनका संप्रेषण का प्रणाली है उसको बेहतर करना होगा। तो हमें बेहतर मैनेजमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है अगर हम बेहतर आउटपुट चाहते हैं। तो किसी प्रोडक्ट को हमें ब्रांड बनाना है, बिसलरी आप देखते होंगे, बिसलरी पानी होता है, बिसलरी आपने कभी ना कभी पिया ही होगा, तो बिसलरी क्या है, ब्रांड है। डिटॉल साबुन आपने देखा होगा, डिटॉल साबुन भी क्या है, आपका ब्रांड है। तो ये सब ब्रांड कैसे बने, इनके जो कंपनी के एमडी होंगे, जो इनके कंपनी के डायरेक्टर होंगे, वो कंपनी को अच्छे से मैनेजमेंट किए होंगे, तब जाके इनका जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड बन पाया है। तो यदि किसी भी चीज़ को हमें ब्रांड बनाना है, आइडल बनाना है, तो हमें मैनेजमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। 10 दिन में परीक्षा की तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। मान लीजिए कोई पेपर था, जैसे सीटेट ही अभी फॉर्म आया हुआ है, तो सीटेट के लिए अभी आपके पास कितना टाइम है, 1 महीना पूरा जून का टाइम है। लेकिन वही टाइम यदि आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हों, 7 जुलाई का पेपर है और अब 1 जुलाई से आपकी आंख खुली कि नहीं रे भैया तैयारी करना है और अच्छे नंबर ला के पास भी होना है, तो 7 दिन में कैसे पढ़िएगा? 7 दिन में जैसे तैसे पढ़िएगा तो नहीं ना पढ़ पाइएगा। आपको मैनेजमेंट करना होगा कि 7 दिन में हम कैसे मैनेज करें कि हम सीटेट क्रैक कर लें। तो उसके लिए आप प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको संगठित करोगे, फिर लीडिंग करोगे, मोटिवेट खुद को करोगे और जो भी असमंजस आएगा उसको कंट्रोल करोगे, तब जाके आप सीटेट को 7 दिन में क्रैक कर सकते हो। तो यदि कम दिन में, कम समय में, कम धन में कोई भी हमें बेहतर आउटपुट चाहिए तो हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। ऑफिस में एम्प्लाई को अपने बॉस को अपने कार्यों द्वारा प्रभावित करना है। कोई ऑफिस है, उसमें कोई एम्प्लाई वर्क कर रहा है, वो अपने बॉस को चाहता है कि इम्प्रेस करें, तो अपने बॉस को वो इम्प्रेस कैसे करेगा? प्लानिंग करके करेगा, अच्छे तरीके से कार्य करके कर पाएगा। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल एक दे देता हूँ। जब भी मैं पढ़ने जाता था, टीचर ट्रेनिंग कोर्स में ही ले लीजिए, इससे पहले भी मैंने वर्क किया है, लेकिन मैं एग्जाम्पल टीचर ट्रेनिंग कोर्स का ही देता हूँ। जब मैं टीचर ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ता था या पढ़ने जाता था, तो मैं पहले से पढ़ के जाता था। जो टॉपिक मुझे पता था कि वो पढ़ाने वाले हैं शिक्षक कॉलेज में, मैं उसको एक बार पढ़ लेता था, ताकि टीचर जब उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे तो मैं वहाँ पे अपने विचारों को रख पाऊँ, वहाँ पे कुछ बता पाऊँ, ताकि जो टीचर हैं मुझसे इम्प्रेस हों और मैं उनके नज़र में हाईलाइट हूँ। इसका उद्देश्य ये होता था कि भाई हर स्टूडेंट की चाहत होती है, हर विद्यार्थी की चाहत होती है कि वो अपने शिक्षक का प्रिय बने, अपने जो शिक्षक हैं उसका आशीर्वाद उसको मिले, उसका प्रिय स्टूडेंट वो बने। तो ऐसा करता है। तो जब हमें अपने टीचर को इम्प्रेस करना होता तो मैं पहले से प्लानिंग करके क्लास करता था कि मैं जानता था कि आज ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो मैं उसको पढ़ के जाता था और रिवाइज करके जाता था, ताकि वहाँ पे अपने विचारों को, अपने जो तथ्य हैं उनको टीचर के सामने रख पाऊँ और उनका प्रिय स्टूडेंट में बन पाऊँ। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि जब हम जब कोई ऑफिस में एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, वो अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाह रहा है, तो जो भी उसको टास्क मिल रहे हैं या फिर अपने बॉस के साथ जिस भी प्रोजेक्ट में वो इन्वॉल्व है, तो उस प्रोजेक्ट को कैसे जल्दी अचीव किया जा सके, उस प्रोजेक्ट को कैसे जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसके लिए एम्प्लॉय को बेहतर आइडियाज़ सजेस्ट करने होंगे, अपने बॉस को बेहतर फैक्ट्स बताने होंगे, बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस उसके सामने रखने होंगे, तो जो उसका बॉस है वो उससे इम्प्रेस हो जाएगा। तो ऐसा तभी होता है जब हम मैनेजमेंट करके कोई काम करते हैं। विदाउट मैनेजमेंट के जब हम कोई काम करते हैं तो न तो उसमें हमको कोई बेहतर आउटपुट मिल पाता है, न तो हमारा प्रोडक्ट ब्रांड बन पाता है, और न तो कम समय में, कम धन में हम किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त कर पाते हैं, न तो हम किसी को इम्प्रेस कर पाते हैं और खुद की प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो खुद की प्रगति यदि हमें करना है तो हमें मैनेजमेंट को अप्लाई करना होता है। तो
आप समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही विस्तार से समझाया है। इसके बाद देखिए मैनेजमेंट फंक्शंस, प्रबंधन कार्य को हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस कितने होते हैं। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको थोड़ा डिफरेंट भी मिल सकते हैं, लेकिन आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो सिलेबस है उसमें 5 फंक्शंस बताए गए हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग। तो मैं उसको आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहला चीज आता है प्लानिंग। प्लानिंग को हम हिंदी में बोलते हैं नियोजन। इसमें क्या होता है, प्लानिंग करना होता है किसी भी चीज की। जैसे कोई कंपनी है या संस्था है तो उसके गोल्स क्या होंगे, ये हम प्लानिंग करेंगे। उन गोल्स को हम कैसे स्थापित करेंगे, इस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी। उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए हम क्या रणनीति बनाते हैं, ये भी प्लान करना होगा। डेवलपिंग प्लान्स हमें बनाने होते हैं कि कैसे हम विकास करेंगे जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों का। और अपने गोल को अचीव करने के लिए हम क्या डेवलपिंग प्लान्स बनाएंगे। तो यानी प्लान बनाना होता है प्लानिंग में। हम गोल्स निर्धारित करते हैं, हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, डेवलपिंग प्लान्स तैयार करते हैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल यदि हम ले लें कि हमें कोई विद्यालय खोलना है, ठीक, या हमें एक विद्यालय चलाना है, तो पहले तो हम विद्यालय के लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि भाई विद्यालय क्यों खोल रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या होगा, समाज में हम क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि विद्यालय समाज का क्या होता है, लघु रूप होता है। तो पहले हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे, फिर अब हमने ठान लिया कि विद्यालय के द्वारा हमें समाज में बदलाव लाना है, तो अब विद्यालय खोलने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, यानी मान्यता लेना होगा। तो मान्यता के लिए क्या पूर्ति करना होगा, भाई मान्यता लेना है तो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, बिल्डिंग बनवानी होगी। बिल्डिंग में जो सुविधाएं हैं, पंखा, फ्रीजर, शौचालय, टेबल, कुर्सियाँ, मेज, लैब और कक्ष, जो स्पेशल कक्ष होते हैं वो सारे बनवाने होंगे। प्रिंसिपल का कार्यालय बनवाना होगा, ऑफिस कार्यालय बनवाना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें करने होंगी, तब जाके हमको मान्यता मिलेगा। तो इसके लिए भी हम प्लानिंग करेंगे। और इसके बाद विकासात्मक योजना क्या होगा, ये सब करने के बाद हम उसका विकास कैसे कर पाएंगे, कैसे टीचर्स को वहाँ रखेंगे, कैसे कक्षा चलवाएंगे। तो ये सब की हम मतलब जितना भी ऑल ओवर चीज़ हैं जो हम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से जुड़ी जितनी भी ऑल ओवर चीज़ है उस पर हम कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि कैसे कैसे ये होगा, क्या होगा। अब ये ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो रही है, अभी खाली प्लानिंग कर रहे हैं कि बस कैसे कैसे करना है, क्या करना है। ऑर्गेनाइज जब होगा तो उसको हम सीरीज में ला देंगे, क्रम वाइज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से सुनना है, तभी आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो ये प्लानिंग पहला चरण होता है आपके बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस का, वो मेमोरी से संबंधित होता है, ज्ञानात्मक से संबंधित होता है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ प्लान कर रहे होते हैं, तो हम दिमागी लेवल पे इसको सोच रहे होते हैं। तो ये तो हमारा पहला चरण हो गया प्लानिंग। और जो हमारा दूसरा चरण है वो है ऑर्गेनाइजिंग, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं संगठन करना या संगठित करना। अब देखिए क्या होगा कि जितना भी चीज़ अभी हम ऊपर प्लान किए थे उसको ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, उसको हम क्रम में करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हम सोर्सेस कहाँ कहाँ से इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद मान्यता कैसे लेंगे, मान्यता के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे रेडी करना होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सीरीज में तैयार होगा। पहले ज़मीन खरीदेंगे, फिर ज़मीन के ऊपर लिए मिस्त्री को लगाएंगे, कारीगर को लगाएंगे, वो बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बनाने के बाद उसमें जो इक्विपमेंट चाहिए, जो टूल्स चाहिए, जो वहाँ पे सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, उन सबको फुलफिल करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हमने प्लान्स किए हैं उसको हम ऑर्गेनाइज्ड कर देंगे। फिर इसके बाद हम टीचर की नियुक्ति करेंगे, प्रिंसिपल की नियुक्ति करेंगे। तो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं इस चरण में। तो इसमें क्या होता है कि हमें एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होगी अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको धरातल पे उतारने के लिए। गुड्स यानी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इक्विपमेंट यानी कि जो भी सामग्री है, जो भी क्या बोलते हैं इक्विपमेंट को हिंदी में, आप गूगल करके देख लीजिएगा। तो इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होगी, गुड्स की आवश्यकता होगी। तो इन सारे चीज़ को हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई बिल्डिंग बनवानी है तो किससे बनवाएंगे, कुछ कारीगर चाहिए, कुछ मजदूर चाहिए, इंजीनियर चाहिए होंगे नक्शा वगैरह के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर अरेंज करेंगे, यानी कि पहले कौन सा चीज़ होगा, फिर बाद में कौन सा चीज़ होगा, उसके बाद कौन सा करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे। ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे।
प्लानिंग को यानी कि मूर्त रूप इस चरण में हम थोड़ा सा देते हैं, प्लानिंग को हम व्यवस्थित कर देते हैं कि भाई हमने जो प्लानिंग किया है उसका क्रम बना दे रहे हैं कि पहले ये चीज़ होगा, फिर ये चीज़ होगा, फिर ये चीज़ होगा। तो यानी जो प्लानिंग हमने किया था उसको थोड़ा थोड़ा मूर्त रूप मिलना स्टार्ट हो जाता है आपकी इस दूसरे चरण में। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि अभी हमने विद्यालय की बात की थी, तो पहले चरण में हमने क्या किया कि प्लानिंग किया कि भाई लक्ष्य क्या होंगे, कैसे मान्यता लेंगे, फिर कैसे टीचर की नियुक्ति करेंगे, कैसे कक्षाएं चलाएंगे, क्या परीक्षा प्रणाली होगी, क्या फिर अचीवमेंट हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने प्लानिंग कर ली थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि सबसे पहले तो बिल्डिंग कैसे बनेगा उसके लिए हम सोचेंगे, फिर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फ्रेमवर्क है वो तैयार करेंगे विथ डाटा, यानी हमारे पास पूरा एक डाटा होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क है पहले ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, और ये इसके द्वारा होगा, ये इसके द्वारा होगा, ये इसके द्वारा होगा, ये पूरा फ्रेमवर्क हम तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद हम ये भी इसमें तैयार कर लेंगे कि टोटल टीचर्स कितने रखेंगे हम, उसकी सैलरी क्या रखेंगे, ऑफिस स्टाफ क्या होंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, ये पूरा लिस्ट तैयार कर लेंगे और इनको नियुक्त कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में होता है। किस टास्क को कौन व्यक्ति करेगा इस चरण में, ये महत्वपूर्ण है कि जो भी हमने प्लानिंग किया था उस प्लानिंग में जो टास्क था उसको कौन व्यक्ति करेगा, ये ऑर्गेनाइजिंग में हम करते हैं। ठीक, तो आई होप ये दूसरा चरण आप समझ गए होंगे। तीसरा चरण क्या है आपका, लीडिंग। लीडिंग मतलब आप समझ ही रहे हैं, लीड करना, नेतृत्व करना। जैसे एक नेता होता है वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या करता है, लीड करता है। जैसे कि अभी आप मोदी जी को ही देख लीजिए, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, ऑल ओवर जो इंडिया में उनका संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लीड करते हैं। मोदी जी जो आदेश देते हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस चीज़ को अनुसरण करने लगते हैं। अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने बोला मोदी का परिवार ये पूरा भारत है, तो उनके जितने भी कार्यकर्ता थे सब अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक अपने हैंडल पे बायो अपना लगाने लगे मोदी का परिवार, कि हम क्या हैं, मोदी के परिवार हैं। तो मोदी जी ने उनको क्या किया, इस कार्य के लिए लीड किया। तो यही चीज़ है कि अब लीडिंग करने का कार्य कौन करेगा, जो संस्था का प्रमुख होगा, संगठन का जो हेड होगा वो लीड करेगा। और किसको लीड करेगा, जो उसके अंडर में काम कर रहे होंगे। तो एम्प्लॉइज को इसमें लीड करने का काम होता है। अगर कोई विद्यालय है तो उसमें प्रिंसिपल अपने अंडर में जितने भी ऑफिस स्टाफ हैं, टीचर्स हैं या थर्ड लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको लीड करेगा। फिर इसके बाद इसमें संगठन या संस्था प्रमुख अपने नीचे आने वाले सदस्यों, कर्मचारियों का नेतृत्व करता है, उनकी भूमिका को सक्रिय करवाता है कि भाई आप ये काम कीजिए, आप ऑफिस स्टाफ बाबू हैं तो आप पूरा रजिस्टर तैयार कर लीजिए, आप अकाउंटेंट हैं तो पूरा फर्स्ट ईयर के बच्चों का देख लीजिए किसका कितना फीस बाकी है, किसका कितना फीस बाकी नहीं है। जिसका फीस बाकी है उसको फ़ोन करके बोलिए कि 10 तारीख तक वो सारे लोग फीस जमा करें। तो इस प्रकार से लीड करना होता है। टीचर्स को बोलेगा कि अभी तक आपका 1 महीना हो गया, आपने सिर्फ 2 यूनिट पढ़ाया है, तीसरे महीने से एग्ज़ाम है, आप कैसे सिलेबस पूरा करेंगे, तो जल्दी जल्दी जाइए पढ़ाइए। तो लीड करता है, उसको टास्क बताता है कि किस टास्क को तुम पूरा करोगे, कैसे करोगे और इतने समय में करोगे। तो ये कौन करता है, संस्था का प्रमुख करता है, संगठन का प्रमुख करता है। किसको करता है, तो जो उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं। संगठन या संस्था प्रमुख कार्य के दौरान आने वाले असमंजसों को समाधान करने में अपनी भूमिका अदा करता है। अब देखिए जो लीड करता है, जो लीडर होता है वो क्या करता है, अपने कार्यकर्ताओं का जो प्रॉब्लम है, कार्यकर्ताओं को जो प्रॉब्लम फेस हो रही हैं उसको समाधान करने में अपना रोल प्ले करता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी आप पॉलिटिक्स का ही एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कि जैसे कि मोदी जी हैं, बीजेपी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, तो उसको रिजॉल्व कौन करता है, जो पार्टी का हेड होता है, नड्डा जी करते हैं, अमित शाह करते हैं, नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो इसी प्रकार सारे पार्टी में जो लीडर होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि जो संस्था या संगठन का प्रमुख होता है वो अपने अंडर में काम कर रहे लोगों को जो समस्या फेस होती है उसको रिजॉल्व करने का काम लीडिंग के अंदर ही किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे विद्यालय है, विद्यालय में प्रिंसिपल क्या होता है, विद्यालय का हेड होता है, प्रमुख होता है। तो वो टीचर्स को लीड करेगा, स्टूडेंट्स को लीड करेगा, ऑफिस स्टाफ को लीड करेगा, पेरेंट को लीड करेगा।
टीचर्स को कैसे लीड करेगा कि भाई आपको कब क्लास लेनी है, कौन सी क्लास लेनी है, कितनी कॉपी चेक करके आपको पूरा जमा करना है, सारी चीज़ें बताएगा। स्टूडेंट्स को भी लीड करता है। आप देखते होंगे जब आप स्कूल में जाते होंगे और मॉर्निंग में आपका प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, तो आपको प्रिंसिपल कुछ स्पीच देते हैं या कोई सूचना देते हैं या कुछ बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारे विद्यार्थियों को भी लीड करने का काम करते हैं। ऑफिस स्टाफ को भी लीड करते हैं कि भाई किसका कितना फीस बाकी है, पूरा उसको रिकवरी कराइए, पूरा फीस मंगाइए। और उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म्स आते हैं, एडमिशन फॉर्म्स आते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आते हैं, या फिर कोई काउंसलिंग के लिए आता है, तो सब प्रिंसिपल बताते हैं कि आप इनका काउंसलिंग कीजिए, एडमिशन फॉर्म भरवाइए, रेडी करवाइए। पेरेंट्स को भी वो लीड करते हैं कि देखिए आपको महीने में 2 मीटिंग होगा विद्यालय की तरफ से, और आपको आना होगा, और आपके जो बच्चे की विशेषताएं हैं या जो प्रगति है, रिपोर्ट कार्ड है, वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और घर में ये क्या एक्टिविटीज़ बच्चा करता है वो डेटा आप मुझे देंगे, ताकि इसकी जो अधिगम की व्यवस्था है उसको हम बेहतर कर पाएँ। तो इस प्रकार से जो प्रिंसिपल है वो अपने टीचर्स को लीड करता है, स्टूडेंट्स को लीड करता है, ऑफिस स्टाफ को लीड करता है, पेरेंट्स को लीड करता है। कक्षाओं की समय सारणी क्या होगी, कौन बनाता है, प्रिंसिपल ही बनाता है। परीक्षा प्रणाली क्या होगी, सभी के लिए नियम बनाता है कि भाई टीचर क्या नियम फॉलो करेंगे, स्टूडेंट क्या नियम फॉलो करेंगे, ऑफिस स्टाफ क्या नियम फॉलो करेंगे। शुल्क संबंधी डेटा का भी जो अंतिम निर्णय होता है वो प्रिंसिपल करता है। तो इस प्रकार प्रिंसिपल अपने अंडर में जितने भी वर्कर या फिर जो कार्य हैं उसको वो लीड करने का काम करता है। चौथा चरण जो है आपका बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन का, वो है मोटिवेटिंग, जिसको कि हम बोलते हैं अभिप्रेरित करना हिंदी में। अब ये तो बहुत ही सरल कीवर्ड है, आप ऐसे ही समझ रहे होंगे भाई मोटिवेटिंग यानी मोटिवेशन, मोटिवेट करना। हम लोग सब मोटिवेशन सुनते हैं रोज़, एक फ्यूल हो गया है हमारे लिए मोटिवेशन, कि जब भी हम मतलब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो मोटिवेशन सुन के अपना बैटरी चार्ज कर लेते हैं। विद्यार्थियों की तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब अगर आप बाहर में पढ़ने के लिए रह रहे हैं कोई रूम वगैरह लेके, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत मोटिवेशन सुन सुन के अपने आप को कई बार खड़ा करना पड़ता है पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, तो बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए मोटिवेटिंग में क्या होता है, मोटिवेटिंग को हम हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरित करना। तो जो संस्था का प्रमुख है या जो संगठन का प्रमुख है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा या अपने अंडर में काम करने वालों को मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन की आवश्यकता कब पड़ती है, मोटिवेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम अपने कार्य को सही से नहीं करना चाहते हैं, अपने कार्य को करने में हमारा मन नहीं लगता है, अपने कार्य के प्रति हम प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, कमिटेड नहीं होते हैं, तो फिर हम कहीं से मोटिवेशन सुन लेते हैं या सेल्फ से मोटिवेट हो जाते हैं या फिर किसी चीज़ को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर हम उस कार्य को अच्छे से करने लगते हैं। तो मोटिवेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब भी हम किसी कार्य में बेहतर चाहते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि उस कार्य को हम और अच्छे से करें, उसमें हम निपुणता हासिल करें, तो हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो जो संस्था या संगठन का प्रमुख होता है, हेड होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इसलिए मोटिवेट करता है कि जो भी टास्क वो कर रहे हैं उसमें वो इंक्रेज हों, उसमें उनका इंक्रेजमेंट हो, यानी कि उनको बढ़ावा मिले, वो और अच्छे से कर सकें। जो उनको कमी या फिर जो अपने आप को वो कमज़ोर किसी मामले में महसूस कर रहे हैं किसी पक्ष में, तो वो उसमें मजबूती ला सकें, इसलिए उनको मोटिवेट किया जाता है। ये इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना होता है ताकि कार्य में बेहतर प्रदर्शन वो कर सकें। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो परफॉर्मेंस करते हैं किसी टास्क से रिलेटेड, तो उनका परफॉर्मेंस कैसे बेटर हो सके, इसलिए जो संस्था का प्रमुख होता है, संगठन का प्रमुख होता है, उनको मोटिवेट करने का काम करता है। एम्प्लॉयज़ को उनकी विशेषताओं, योग्यताओं से परिचित कराया जाता है। मोटिवेट कैसे करते हैं, आपकी विशेषताओं से हम आपको परिचित करा सकते हैं, आपकी योग्यता से हम आपको परिचित करा सकते हैं। जैसे कि कोई टीचर 3 दिन से पढ़ा रहा है क्लास में, लेकिन बच्चे उसके पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, उसके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं, बच्चे सब अपने मन के ही कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो एब्सेंट तक हो जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल से वो आके बोलता है कि सर नहीं हो पा रहा है अब हमसे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं अच्छा पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। तो फिर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अरे आप में ये योग्यता है, मैंने आपके अंदर ये विशेषता देखा है, आप इस तरीके से पढ़ा रहे थे, उसको थोड़ा और बेटर बनाएंगे ना, उसमें 2-4 एग्जाम्पल रियल लाइफ से रिलेटेड जोड़ के कंटेंट को पढ़ा दीजिए, पक्का बच्चे रुचि लेंगे। आपके अंदर वो योग्यता है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने मास्टर भी किया हुआ है, बस आपको थोड़ा रिसर्च की ज़रूरत है, थोड़ा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा आप अपने आप को मतलब थोड़ा आप पाठ्यक्रम से हट के पढ़ाइए, पुस्तक से थोड़ा हट के पढ़ाइए, जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना उससे जोड़ को पढ़ाइए अपने पाठ्यक्रम को, बच्चे पक्का रुचि लेंगे।
आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्या होता है, मोटिवेट करता है अपने टीचर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि जो वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं जिस टास्क से रिलेटेड, उसमें उनका परफॉर्मेंस क्या हो सके, बेटर हो सके। तो आई होप आप मोटिवेटिंग समझ रहे होंगे। कुछ उदाहरण के माध्यम से जो बॉस है या जो संस्था का प्रमुख है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है कि देखिए रमेश सर भी ऐसा किए थे, वो जब पहले पहले आए थे तो वो अच्छा नहीं पढ़ा पाते थे, उनके पढ़ाई में कोई रुचि नहीं लेता था। जब वो शिक्षण कार्य करते थे तो बच्चे जम्हाई लेने लगते थे, बच्चे बाल खुजली करने लगते थे। लेकिन जैसे ही 1 महीना हुआ, उन्होंने अपने शिक्षण पे समय दिया, रोज़ाना अपने शिक्षण को ऑब्जर्व करना शुरू किया, अपने कमियों को देखना शुरू किया, अपने डायरी में अपना रिपोर्ट लिखने लगे और दूसरे महीने से उनकी शिक्षण ऐसी हो गई कि विद्यालय में आज वो एक वरिष्ठ अध्यापक के रूप में देखे जाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मोटिवेट कर सकते हैं। संस्था का जो प्रमुख है, जो संगठन का प्रमुख है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके उसके परफॉर्मेंस को बेटर बना सकता है। कुछ उदाहरण देखें, कुछ आंकड़ों के माध्यम से भी वो मोटिवेट कर सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में देखिए, या फिर हाँ, एक एग्जांपल मैं आंकड़ा ये बता देता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की धारणा क्या हो गई है कि गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज तो कभी प्राइवेट कॉलेज का टक्कर ले ही नहीं सकता है। लेकिन आप सुने होंगे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो गवर्नमेंट कॉलेज के जो टीचर्स थे उनको ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजे, और जब वो ट्रेनिंग लेकर विदेश से आए तो आज उनका टक्कर प्राइवेट स्कूल नहीं ले पाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी शिक्षण हो गई कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे वो वहाँ से नाम कटा कटा के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने लगे। तो यहाँ पे बताया जाएगा, जो गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा कि आप लोग चाहें तो ऐसा सरकारी स्कूल को बना सकते हैं कि जो निजी विद्यालय है, जो प्राइवेट विद्यालय है, वो हमारा टक्कर नहीं ले पाएगा। ऐसा हुआ है दिल्ली में, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। हम लोग भी कर सकते हैं अपने ऊपर ध्यान देके। शिक्षण अधिगम जो हमारी रणनीति है, जो हमारे शिक्षण सूत्र हैं, जो हमारी शिक्षण शैली है, जो हमारे लेसन प्लान है, उसको हम रिफॉर्म करके ये चीज़ हम कर सकते हैं। हमारे अंदर ये योग्यता है, पहले भी ऐसा दिल्ली में हो चुका है। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से, कुछ आंकड़ों के माध्यम से जो संस्था का प्रमुख होता है, जो संगठन का प्रमुख होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, उनके धारणाओं में परिवर्तन लाता है, उनके माइंडसेट को वो बदल देता है। और जैसे ही हमारा माइंडसेट बदलता है तो फिर हमको लगता है कि नहीं, अब तो ये काम हम कर ही सकते हैं। तो क्या होगा, परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बेसिक मैनेज, अच्छा इसमें एग्जाम्पल अच्छा बचा है, तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल मोटिवेटिंग का हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल द्वारा टीचर को अभिप्रेरित किया जाना कि वो अपनी शिक्षण विधि में सुधार करेगा तो बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे और वो प्रतिदिन विद्यालय भी आएंगे। यानी एक टीचर जाता है, प्रिंसिपल को बताता है, सर हमसे अच्छा टीचिंग नहीं हो पा रहा है, बच्चे रुचि भी नहीं ले रहे हैं और कुछ बच्चे तो एब्सेंट तक हो जा रहे हैं। तो बोलेगा नहीं नहीं, आप में योग्यता है, मैंने देखा है, आप अच्छा पढ़ा लेते हैं, थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है, आपकी जो टीचिंग मेथड है उसमें थोड़ा आप परिवर्तन लाइए, तो बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे। और जो बच्चे अनुपस्थिति कर रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं, वो भी रेगुलर आना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से जो संस्था का प्रमुख है या संगठन का प्रमुख है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। बेसिक मैनेजमेंट का जो अंतिम फंक्शन है, जो लास्ट फंक्शन है, 5वां, वो है कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना। तो कंट्रोलिंग यानी क्या होता है, कंट्रोलिंग आपके माँ बाप आपके ऊपर कंट्रोल करते होंगे, जब आप कॉलेजेस या फिर स्कूल्स में होते हैं तो आपके टीचर या लेक्चरर आप पे कंट्रोल रखते हैं। तो कंट्रोल रखने का क्या मतलब है, अगर आप कुछ सही कार्य कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको नियंत्रित करने की क्या ज़रूरत है, फिर तो आपको करने देंगे हम कि भाई करो। अगर कोई बच्चा घर में आके अपने रूम को अच्छे से साफ करता है और फिर 1 घंटा पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो थोड़ा व्यायाम करता है, व्यायाम करने के बाद वो अपने नानी के साथ थोड़ा बैठ के कुछ डिस्कशन कर लेता है, तो उसको क्यों रोकेंगे भाई, उस पे क्यों कंट्रोल करेंगे, ये तो अच्छी चीज़ें वो कर रहा है। तो कंट्रोलिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो गलत तरीके से ना हों। अगर वो चीज़ गलत हो रही हैं या गलत तरीके से हो रही हैं तो फिर हम उस पे कंट्रोलिंग रखते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ें गलत है, इसको आप मत करिए, या इसको करना है तो ऐसे करिए। तो यानी कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो संस्था का प्रमुख होता है, जो संगठन का प्रमुख होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ या अपने अंडर काम करने वालों के ऊपर निगरानी रखता है, उनका रेगुलरली बेस पे ऑब्जर्वेशन करता है, और जैसे ही उसको कोई कमी दिखती है या कोई माइनस पॉइंट दिखता है, वो वहाँ पे अपना उन लोगों को
विचार बताता है, उन लोगों को परिवर्तन करने के लिए बोलता है। यहाँ पे अभी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा देंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, एम्प्लॉयज के ऊपर संस्था प्रमुख द्वारा निगरानी रखता है। जो संस्था का प्रमुख होता है वो अपने सारे एम्प्लॉयज पे निगरानी रखता है कि भाई सब सही से काम कर रहे हैं ना, कोई सही से काम नहीं करेगा तो उसको सही से काम हम करवाएंगे। इसके बाद वो मॉनिटरिंग भी करता है। मॉनिटरिंग मतलब यही, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको हम सही वे में ले जाएंगे। इंश्योर भी करता है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ाने के लिए भेजे हैं वहाँ गप्पे मार रहे हैं। एक सर हैं और एक मैडम हैं, जैसे कि 2 क्लास है, एक 6 की क्लास है, एक 7 की क्लास है। 6 में हमारे रमेश सर गए, मैं ये एग्जांपल ऐसे ही ले रहा हूँ, किसी सर का नाम नहीं है। 6 में हमने रमेश सर को भेजा जो प्रिंसिपल था, और 7 में भेज देता है वो किसी भी मैम को, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, कोई मैम है। अब क्या हुआ कि भैया ये लोग पढ़ाने के बजाय क्या करने लगे, गैलरी में निकल के डिस्कशन करने लगे। अरे सर आज आप क्या लंच लाए हैं? नहीं नहीं सर, तो हम लंच ये लाए हैं। अरे मेरा तो पर पूरा कल दिन ही ऐसे गुजर गया। अरे सर वहाँ ना ये चीज़ हो रहा है, मैंने उसको ऐसे देखा था। तो भैया प्रिंसिपल ने आपको पढ़ाने के लिए भेजा है, गप्पे मारने के लिए नहीं भेजा है। तो प्रिंसिपल क्या करेगा, आपके ऊपर निगरानी रखेगा, और जब देख लेगा कि आप लोग गप्पे मारते हैं क्लास में पढ़ाने के बजाय, तो वो आपको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल कैसे कर सकता है, बोलेगा सैलरी रुक जाएगी मैम, सैलरी रुक जाएगा सर, गप्पे मारिए कोई दिक्कत नहीं है, 10 तारीख को जब आइएगा सैलरी लेने फिर हम बताएंगे। या फिर बोल देगा कि रेस्टिगेट कर देंगे, आपको टर्मिनेट कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। या हो सकता है आपको वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सकता है कि आप लोग अपने टीचिंग प्रोफेशन के प्रति कमिटेड नहीं हैं, आप लोग कैसे शिक्षक बन सकते हैं, आप लोग अपने पद की गरिमा को नहीं रख रहे हैं, आप लोग जो ये टीचिंग प्रोफेशन है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से वो कंट्रोल कर सकता है। तो कंट्रोलिंग मतलब यही होता है कि जो भी कार्य हो रहे हैं, जिस एम्प्लॉय के द्वारा हो रहे हैं, अगर वो गलत तरीके से हो रहे हैं या फिर उसको सही से नहीं कर रहा, तो जो संस्था का प्रमुख होता है, जो संगठन का प्रमुख होता है, उस पर कंट्रोल करने का काम करता है। वो कंट्रोल किसी भी माध्यम से कर सकता है। एग्जाम्पल एक है इसमें, टीचर कक्षा में पढ़ाने के बजाय कॉल पे बात कर रहा है, तो प्रिंसिपल द्वारा उसे उसका कार्य याद दिलाया जाएगा। भाई एक टीचर पढ़ाने के लिए जाता है, उसके किसी खास का या उसके किसी भी का फ़ोन आ जाता है और वो कॉल पे पढ़ाने के बजाय बात करने लगता है लंबा। प्रिंसिपल देख लेगा तो बोलेगा कि भैया ठीक है, तब आप कॉल पे ही बात कीजिए, कल से पढ़ाने मत आइएगा। तो बहुत सारे माध्यम होते हैं, वो किसी भी तरीके से कंट्रोलिंग कर सकता है। तो दोस्तों आज हमने जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, हमने बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस को पढ़ा, और सबसे पहले हमने मैनेजमेंट को जाना कि मैनेजमेंट क्या होता है, और फिर इसके बाद जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग, पांचों को बेहतरीन तरीके से समझा है। यदि आपको कहीं पे ये चीज़ कोई समझ नहीं आई होंगी तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने का कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। और आप भी एक अच्छे टीचर बनिए, आपका जो टीचिंग प्रोफेशन है उसके प्रति कमिटेड रहिए, क्योंकि देखिए टीचिंग प्रोफेशन क्या होता है, ये हमारे भारत का भविष्य है। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कई बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं, वो बच्चे भविष्य में जाके देश को अपना योगदान देंगे, देश के अलग अलग सेक्टर में अपनी भूमिका को फिक्स करेंगे। तो अगर हम उनको बचपन में ही गलत शिक्षा दे देंगे या किसी भी स्तर पर गलत शिक्षा देंगे, तो हमारे भारत का भविष्य एक गलत दिशा में जाएगा। तो इसलिए जो ये टीचिंग का प्रोफेशन है इसको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। और जब भी आप अपने कक्षा कक्ष में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको अच्छे से कीजिएगा, और इस प्रोफेशन को मतलब मजाक बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, इसकी गरिमा को आप रखिएगा। तभी आप सरस्वती माँ का भी सम्मान कर पाएंगे, क्योंकि बोलते हैं जो विद्यालय होता है विद्या का मंदिर होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, तभी आप एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं, अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। और बेहतर शिक्षक बनने का एकमात्र सूत्र है कि आपको बेहतर विद्यार्थी भी बनना होता है। तो अगर आप अपने जीवन में बेहतर विद्यार्थी रहे हैं तो आप जल्दी बेहतर शिक्षक बन जाएंगे, और अभी भी बन सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको स्टूडेंट को समझना होगा, लर्नर का नेचर क्या है, लर्नर साइकोलॉजी क्या होती है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 6 महीने आप पढ़ के ये चीज़ समझ जाएंगे। जब तक आप इस प्रोफेशन में रहते हैं ये लड़ाई बहुत लंबी है, आपको हमेशा ये चीज़ सीखने की कोशिश करनी है, हमेशा ये चीज़ जानने की कोशिश करनी है। तो
ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। तो आज हमने यूनिट 1 का ये लगभग समाप्त कर लिया है। इसके थोड़ा-सा इम्प्लीकेशंस पे हम एक लेक्चर लेंगे कि जैसे ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग है, इसको हम अच्छा स्कूल प्रबंधन मतलब स्कूल प्रबंधन में हम कैसे इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे। तो मैंने एग्ज़ाम्पल भी आपको सारा दे ही दिया है, तो समझ तो आप ऐसे ही गए हैं। कुछ नोट्स मैं आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगा अगले वीडियो लेक्चर में, तो वो एग्जाम में आपको लिखने के लिए हो जाएंगे। बाकी यही पूछा जा रहा है कि जो 5 फंक्शंस हैं, हम स्कूल का मैनेजमेंट जब करने लगेंगे तो इनको कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो प्रभावी हो सके, बेहतर हो सके। तो वो मैं सेकंड वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से समझा दूंगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, बुरी लगी होगी तो भी बताइएगा। आप जैसा फीडबैक देंगे तो हम अपने शिक्षण विधि में क्या करेंगे, सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। यदि आप इन सब की PDF चाहते हैं तो आपको 200 रुपये का पेमेंट करना होगा। शुरुआत में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर हमसे संपर्क कीजिए, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। और जैसे ही आपका हर यूनिट ख़त्म होगा तो प्रत्येक यूनिट जैसे ख़त्म होता है तो इस यूनिट का आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। एक यूनिट ख़त्म होता है उसका नोट भेज दिया जाएगा, दूसरा यूनिट ख़त्म होता है दूसरा यूनिट का नोट्स भेज दिया जाएगा। और जब सारे यूनिट ख़त्म हो जाएंगे तो सारे PDF को मर्ज करके आपको एक टोटल चारों यूनिट का एक PDF भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मेरा तो उद्देश्य यही होता है कि बिल्कुल फ्री में शिक्षा हो और कोई दिक्कत नहीं हो। उसके लिए आपको समय देना होगा, आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखना होगा, ध्यान से नोट्स बनाना होगा। उसका फ़ायदा आपका ये होगा, आपके पैसे भी बचेंगे, आप कुछ लर्निंग भी कर लेंगे, आपको कुछ एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा होगी। तो आपके ऊपर है व्यक्तिगत, जैसे किसी के पास टाइम नहीं होता है, समय नहीं होता है, बहुत लोग जॉब कर रहे होते हैं, किसी को घर में कुछ वर्क होता है तो वो चाहते हैं कि हम PDF से ही पढ़ लें, तो उनके लिए मैंने ये चीज़ बोला है। तो आप ये डिसीजन आप अपने विवेक के आधार पे कर सकते हैं। और बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही अगर आपकी कुछ समस्या है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर आप पर्सनली मेरे नंबर पर मैसेज कर अपनी समस्या को हमसे बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।